नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी कि त्रिभुज के गुण और त्रिभुज के क्या क्या प्रकार है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है इत्यादि सभी चीजों पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि त्रिभुज आखिर है क्या चीज। डिफिनेशन त्रिभुज का क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये क्लोज्ड फिगर विच है 3 लाइन सेगमेंट, यानी कि ऐसा चित्र जिसमें तीन रेखाखंड से मिलकर बना हो, उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं और बेसिकली इन तीनों कोणों का जो माप पाया जाता है वो 180 डिग्री का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। आइए एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा पहला जो पॉइंट क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज है, यदि इसका ए साइड मान ले, ए वाला भुजा का बी हो गया, ए वाला सी हो गया, यानी इसका लेंथ जो है एल है, ए है, ठीक उसी प्रकार इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है। तो इन दोनों का जो योग होगा यानी ए प्लस बी जो होगा वह हमेशा जो होगा वह सी से बड़ा होगा। और दूसरा क्या होता है कि ए माइनस जो बी होगा वो हमेशा जो होगा सी से छोटा होगा। किसी को भी ले ले, बी प्लस सी भी यदि करेंगे, बी प्लस सी, तो वह ए से बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा। और क्या फिर हो जाएगा, बी माइनस सी जो होगा वो हमेशा ए से छोटा होगा। यानी कि ऐसे ही तीनों भुजा को पारस्परिक लेकर हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी कुल मिलाकर बात यही है कि त्रिभुज का कोई भी दो भुजा यानी दो साइड जो होता है त्रिभुज का हमेशा तीसरा से बड़ा होता है। दो भुजा का यदि योगफल करेंगे तो वो हमेशा तीसरा से बड़ा होगा, और उसका अंतर जो होगा यानी कि यदि वो दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा और क्या प्रॉपर्टी त्रिभुज में पाया जाता है कि यदि हम कोई भी त्रिभुज का एक भुजा को इस तरह यदि इसको आप बाहर तक बढ़ा दे, मान लेते हैं पॉइंट पी तक हम लोग बढ़ा दिए, तो हमारा ये जो बाहर वाला एंगल निकलेगा, यदि इसको मान लेते हैं एक्स हम लोग, तो ये एक्स क्या, और इसको मान लेते हैं θ1 θ2 और ये वाला एंगल अंदर का हो गया θ3। तो ये जो थीटा मान लेते हैं इसको θx मान लीजिए, θx, तो ये जो बाहर का एंगल होगा हमेशा ये अपने सामने दोनों एंगल का योग के बराबर आता है। कोई भी एक भुजा बढ़ा देंगे यानी कि θx का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वह क्या आएगा, θ1 प्लस θ2 के बराबर होगा, एनी टाइम होगा। यदि ठीक उसी तरह इधर से भी इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, ये वाला हम मान लेते हैं θy, तो θy यहाँ पर हो जाएगा ए दोनों सामने वाले एंगल का अपने ही अपोजिट सामने वाले का एक और एक दूसरे अपने यानी विपरीत का, या फिर बोले तो सामने वाले का। ए θ1 और θy का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो θ1 प्लस θ3 के बराबर होगा। ठीक उसी तरह यदि इसको भी हम लोग बढ़ा दे या फिर इसको बढ़ाए, कोई भी बढ़ाएंगे, तो उसी तरह से हमारा जो ए वाला वैल्यू आएगा निकल के बाहर, इन दोनों के बराबर आएगा। यानी कि इधर इसको θz मान लेते हैं, तो यहाँ पे θz का जो वैल्यू आएगा वह θ2 प्लस θ3 के बराबर होगा। यानी हमेशा यदि कोई भी त्रिभुज का एक भुजा को हम बाहर की ओर बढ़ा देते हैं तो उसका जो बाह्य कोण आएगा यानी एक्सटीरियर एंगल जो आएगा और सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के समेशन के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट हो गया कि तीसरा है वो वाला हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, कोई भी त्रिभुज में सपोज कीजिए कि हमने यहाँ एक त्रिभुज बनाया है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें हम क्या किए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ एक बीसी के समांतर ही हम लोग मान लेते हैं डी और यहाँ पे मान लेते हैं ई। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, बीसी के पैरेलल में एक लाइन हम लोग खींचे हैं डी ई, किसी भी पॉइंट से खींच दिए डी ई। जो लाइन क्या है बीसी के पैरेलल है, यानी थर्ड भुजा के जो बीसी लिए हैं हम लोग पैरेलल है। हम लोग चाहेंगे तो ये दोनों के पैरेलल भी खींच सकते हैं लाइन। तीसरा भुजा, कोई भी भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचे, बीसी समांतर डी,
एक रेखा यदि खींचते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है कि एडी यहां से लेकर यहां तक अब बटे डीबी, डीबी बराबर जो आएगा वो आएगा हमारा एई डिवाइडेड बाई ई और सी। ठीक उसी तरह यदि उल्टा भी लिखते हैं कि हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों को पलटी मार देंगे, डीबी बटे एडी बराबर हो जाएगा ईसी बटे एई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी ऊपर नीचे, यानी हमेशा यदि एक पैरेलल लाइन खींचते हैं कोई भी भुजा के समांतर एक रेखा हम लोग जब खींचते हैं कोई भी साइड के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करता है कि दोनों को समान अनुपात में डिवाइड करता है हर हमेशा। एक चीज और क्या होता है कि यदि हम पूरा का लिखते हैं यहां से लेके यहां तक ले लेते हैं, यानी कि ए बी बटे यदि हम लोग एडी लिख देते हैं तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा एसी पॉइंट है एसी बटे एई के बराबर आ जाएगा। ठीक उसी तरह यदि एडी एबी बटे डीबी भी करेंगे तो वो भी आ जाएगा एसी बटे ईसी के बराबर आ जाएगा। यानी हर हमेशा ये जो पैरेलल लाइन होता है जो हम लोग खींचते हैं वो हमेशा एक समान अनुपात में विभाजित करता है, दोनों को डिवाइड करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। साथ ही साथ देखिएगा एक चीज और कि यदि मान लेते हैं कि ये दोनों हम लोग का मिडिल पॉइंट पे है, दोनों भुजा के मध्य बिंदु पर है, यहाँ नहीं रहकर ए बड़ा डी लाइन यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो फिर क्या हो जाएगा कि जो डी का वैल्यू है यदि ये मिडिल पॉइंट पे आ जाएगा, लिख देते हैं मिडिल पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पर आएगा। एक मध्य बिंदु से यदि कोई समांतर रेखा तीसरी भुजा के समांतर में खींची जाती है तो फिर क्या करता है उस केस में हो जाता है जो डी का वैल्यू होगा वह कितना आ जाएगा, डी हर हमेशा जो आएगा बीसी का आधा आएगा। यदि ए बी के मध्य बिंदु पर डी हो गया, ए बी का मिडिल पॉइंट जो है ए बी का मध्य बिंदु यदि डी है, ठीक उसी तरह एसी का मध्य बिंदु हमारे पास यदि ई है यानी मिडिल पॉइंट यदि ई हो गया तो उस केस में डी का जो वैल्यू आएगा, जो लेंथ आएगा वो क्या होगा, बीसी के आधा हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बीसी का जो वैल्यू आएगा वह डी का दुगना हो जाएगा। बीसी का जो वैल्यू आएगा वह डी का हमेशा दोगुना हो जाएगा। आइए तीसरा पॉइंट पर चर्चा करते हैं। क्या हो जाएगा अलग पॉइंट कि यदि कोई भी त्रिभुज में मान लेते हैं हम कि हमने एक त्रिभुज बना लिया इस तरीके से, यहां ए दिए, यहां बी दिए, यहां सी दे दिए। इसको हम लोग θ1 θ2 और ए वाला एंगल को θ3 मान लिए। किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी θ1 इसको भी θ2 ए भी θ3, वो अपने इच्छा के अनुसार है, कोई भी नहीं है। यदि कोई भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो यानी कि त्रिभुज यदि समद्विबाहु होगा, ए बी जो है ए बी का लेंथ जो है वह यदि एसी के बराबर होगा तो उस केस में θ1 बराबर θ2 आ जाएगा। यानी ए भुजा यदि ए भुजा के बराबर होगा तो ए वाला एंगल इसके एंगल के बराबर आ जाएगा। हर हमेशा उल्टा भी ले सकते हैं, चाहेंगे यदि ए भुजा और ए वाला भुजा जो हमारा है, आपको ए दोनों का यदि भुजा का बराबर आ जाएगा, उल्टा लिख सकते हैं, तो उस केस में भी हमारा जो नीचे का ये दोनों एंगल बराबर आ जाएगा। यानी ए भुजा बराबर यदि मान लेते हैं, यदि क्या हो जाएगा, AC बराबर यदि हमारा BC हो गया तो उस केस में θ3 बराबर θ1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह यदि AB का वैल्यू जो है हमारा BC के बराबर होगा तो फिर θ3 बराबर θ2 हो जाएगा। और हमेशा यही होता है कि मान लेते हैं यदि
ए बी बराबर BC है, यदि ए बी का जो वैल्यू है वो BC के बराबर है तो उस केस में θ3 जो होगा वो θ2 के बराबर हो जाएगा। कोई भी दो भुजा यदि बराबर है तो उसके सामने नीचे का दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, जितना भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग में इसी सबसे क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी सारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज, हमने सबसे पहले बताया था आपको कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है, ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, यहाँ θ1 θ2 θ3, किसी को भी, इसको भी θ1 लिख सकते हैं, इसको भी θ2 का θ3 कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो किसी भी त्रिभुज में θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 यानी तीनों कोणों का, अंदर के तीनों कोणों का जो माप होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। आखिर ये होता कैसे है, आइए छोटा सा वीडियो इसी में हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग ये वाला लाइन जो ऐसे ट्रायंगल बनाए, यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए, ठीक है। इसको θ1 मान लिए, इसको θ2 हो गया, ये वाला हमारा θ3 के बराबर हो गया। हम लोग एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ठीक है, और ए वाला जो नीचे का साइड है, भुजा जो है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब ए वाला जो लाइन है मान लेते हैं इसको PQ मान लिए, ए वाला को हम लोग मान लेते हैं RS, यानी पूरा को RS मान लिए, बस समझने के लिए, ना भी मानेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर का एंगल यदि X मान लिए, इधर का Y मान लिए, हमको बस प्रूव करना है कि 180 डिग्री ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वो कैसे होता है हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वो क्या होता है कि अब देखिए ये दोनों लाइन यदि समांतर है हमारे पास, सबसे पहले जो बात है कि ये तीनों एंगल यानी y प्लस θ1 प्लस x का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि सरल रेखा पर, तीनों एक ही सरल रेखा पर, सरल रेखा के कोण है तीनों जो है y, θ और x θ1 y, ये तीनों जो है किसी भी, इधर से पढ़िए इधर से पढ़िए कोई बात नहीं है, ये तीनों देखिए एक ही सरल रेखा PQ के ऊपर का तीनों कोण है। यहाँ पे भी लिख देते हैं कि एक ही सरल रेखा PQ के ऊपर ये तीनों कोण है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑफ लाइन के बारे में, यदि आप नहीं देखे तो हमारा एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइन में हम लोग रेखा के गुण के बारे में पढ़े थे कि कोई भी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो संपूर्ण एंगल का जो वैल्यू आता है, टोटल कोण का जो मान आता है, वह हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो y प्लस θ1 प्लस x का वैल्यू हम लोग के पास 180 डिग्री आएगा। उसके बाद दोस्तों कि यदि कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, मान लेते हैं इसको बढ़ा भी दे इधर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल, यानी कि y का जो वैल्यू होगा θ2 के बराबर हो जाएगा, y बराबर θ2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह x का जो वैल्यू होगा, इधर का कोण θ3 के बराबर होगा, x बराबर θ3 हो जाएगा। अब देखिए कि y का वैल्यू θ2 हो गया, x का वैल्यू θ3 हो गया। यही दोनों का वैल्यू x और y का वैल्यू यदि ये वाला एक नंबर इक्वेशन में हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि थीटा, यहाँ पे देख लीजिए y के जगह पे θ2 लिख देंगे प्लस θ1 पहले से ही है, x के जगह θ3 लिख देंगे, तो यह जो हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। प्रूव हो गया, प्रूव आ गया। तो इसी तरीके से प्रूफ भी इसको करते हैं। थोड़ा यदि बोर्ड एग्जाम है आपका तो उसमें लिखना पड़ता है कि BC को, भुजा BC को RS तक बढ़ाया गया, इसी के समांतर एक रेखा शीर्ष A से PQ एक समांतर रेखा खींची गई, ऐसा कंस्ट्रक्शन बनावट करके लिखते हैं हम लोग। उससे कोई नहीं है, शॉर्ट में हम लोग समझ लिए कि कैसे ये होता है, तीनों आखिर कोणों का योग 180 डिग्री, प्रूफ भी कैसे आता है आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यदि चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ट्रायंगल का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि त्रिभुज का सर्वांगसम होना, यानी हर तरह से बराबर होना, त्रिभुज का समरूप होना। आइए जानते हैं कैसे सर्वांगसम क्या चीज होता है। मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल होता है, ए है, ए बी है, ए सी है। दूसरा ट्रायंगल हम लोग बना लिए इधर, बराबर में ही बनाते हैं। मान लेते हैं ये डी है, ई है और एफ है। तो ये दोनों सर्वांगसम ट्रायंगल होगा, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसी को, इसका केवल मीनिंग होता है कि हर तरह से बराबर। इंग्लिश में बोले तो इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन एंगल, एरिया इक्वल इन एरिया। यानी कि यदि हर तरह से बराबर हो गया तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। कंडीशन होता है, मान लीजिए हम लोग तीनों चीज लेंगे कि नहीं, तीनों साइड मिलाएंगे कि तीनों साइड बराबर है या नहीं, तीनों एंगल बराबर है या नहीं, क्षेत्रफल बराबर है या नहीं। तो उसके लिए एक बहुत ही कंडीशन आता है। सबसे पहला कंडीशन है कि एस जिसको बोलते हैं भुजा सबसे पहला कंडीशन सर्वांगसमता का, यानी कॉन्ग्रुएंट का सर्वांगसमता जिसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा। सर्वांगसम से ही बनता है हमारा, फिर क्या बनता है, सर्वांगसमता के नियम। इसको पढ़ते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांगसमता के कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन आता है वो आता है क्या, साइड, यानी कि भुजा। इसी को ब्रॉड फॉर्म में क्या लिखा जाता है, साइड। यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है, उसका यदि तीनों भुजा इसके बराबर ए हो गया, इसके बराबर ए हो गया, इसके बराबर ए हो गया, यानी तीनों भुजा का यदि मान आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। हम लोगों को कोण नापने का कोई जरूरत नहीं है। यदि मान लेते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी बराबर डी, दूसरा पॉइंट लिखाएगा हमारा BC बराबर EF, तीसरा पॉइंट होगा AC बराबर DF। तो इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इंग्लिश में बोले तो कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा, अर्थात हर तरह से बराबर होगा। यदि तीनों भुजा बराबर है, कोई जरूरी नहीं है कि AB जो है वो DE के बराबर ही होगा, हो सके तो AB EF के बराबर भी हो सकता है, DF के बराबर भी हो सकता है। यानी किसी भी हाल में यदि दो त्रिभुज हम लोग लिखते हैं जिसका मान लेते हैं एक भुजा 3 है, 6 है, 9 है, दूसरा त्रिभुज का हम लोग का उल्टा लिख के दे दिया है, 6 है, 9 है, 3 है, इस तरीका से लिख के दे दिया है। तो अभी मिलाइए, 3 के बराबर 3 हो गया, 6 के बराबर 6 आ गया, 9 के बराबर 9 आ गया। ये सभी तीनों भुजा का लेंथ मान लेते हैं ABC दिया हुआ है, तो ए भी जो है ABC, ये तीनों को मान लेते, चाहे दूसरा नाम दे दीजिए DEF, तीन को भुज साइड इसमें DEF दिया हुआ है। तो यहाँ गौर से मिलाइएगा, एक जो है F के बराबर आ गया, B हमारा जो है वो आपका D के बराबर आ गया, C जो हमारा है वो आपका E के बराबर
सॉरी सी जो है ई के बराबर आ गया, यहाँ पे देखिए। तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज क्या होगा, दोनों ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा यानी सर्वांगसम होगा। सबसे पहला कंडीशन है भुजा 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 का, एस 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 कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है सर्वांगसम होने के लिए कि मान लीजिए तीनों भुजा नहीं दिया हो, क्या दिया रहेगा, साइड एंगल साइड। इसी को ब्रॉड फॉर्म में लिखते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि हिंदी में बोलिए तो भुजा कोण भुजा। हर हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। पहला हुआ एस 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 कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन जो सर्वांग समता का लिखाता है, सबसे पहला आपका हो गया एस एस एस। हिंदी में बोलिए तो भुजा 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 भू 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 हो गया। दूसरा आपका बता रहे हैं, दूसरा जो आता है वो एस ए एस हो गया, यानी भुजा कोण भुजा। यानी कोई भी ट्रायंगल है, यदि हमको दो भुजा दिया हुआ है, पहले एक भुजा है फिर बीच का कोण है फिर भुजा दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं हम ए बी दिया हुआ है, पहला भुजा ए बी, जैसे कि यहां देखिए कि ए बी है, ए बी बराबर मान लेते हैं डी हो गया, बीसी बराबर जो है ईएफ हो गया, ईएफ हो गया। इसको मान लीजिए थीटा, केवल ए वाला एंगल हम लोग को कंसीडर करना है, ये अल्फा है, और यहाँ पे थीटा बराबर जो वैल्यू अल्फा आ गया, या थीटा 1 थीटा 2 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन एक पॉइंट इसमें ध्यान क्या देना है कि जो दो भुजा देगा उसी के बीच का कोण होना चाहिए। मान लेते हैं ए भुजा ए बी और बीसी हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इसी के बीच का कोण ए वाला थीटा होगा। और यदि ए सी और बीसी लेंगे तो ए दोनों के बीच का कोण आ जाएगा। यदि मान लेते हैं कि हम लोग ए बी और ए सी लेंगे तो फिर एस के बीच का कोण आ जाएगा। हर हमेशा बीच वाला ही कोण, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दी साइड होता है कि उसी को बराबर होना चाहिए। यदि हम लोग सपोज कीजिए कि थीटा, तो ये दोनों तो सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और यदि हम लोग को कोई दूसरा साइड दिया हुआ है हर हमेशा कि नहीं ए बी जो है हमारा वो किसके बराबर आ गया, ईएफ के बराबर आ गया। दूसरा कंडीशन में लिखेंगे कि बीसी का जो वैल्यू है वो हमारा किसके बराबर आ गया, तो डीएफ के बराबर ही होना चाहिए, तब इसके बीच का एंगल होगा। इसके बीच का एंगल मान लेते हैं बीटा है, तो बीटा के बराबर का वैल्यू थीटा आ जाएगा। हर हमेशा जो भी साइड दोनों साइड लेंगे उसी के बीच का एंगल, मान लेते हैं एक वाला साइड लिए और ए वाला लिए तो इसके बीच का एंगल लिए। यदि हम लोग ए वाला साइड लेंगे और ए वाला साइड लेंगे तो इसके बीच का एंगल लेंगे। ई वाला सेकंड त्रिभुज में भी जो भी दोनों साइड लेंगे कि मान लेते हैं इसको लिए तो हम लोग ए वाला बीच का एंगल लेंगे और मिलाएंगे कि ए एंगल जो है ए एंगल के बराबर है या नहीं है, ए एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा। यदि हम लोग ए वाला दोनों साइड लेते हैं, मान लेते हैं कि ए वाला साइड ले लिए और ए वाला साइड ले लिए, तो इसी के बीच का कोण लेंगे ए वाला। और इसमें भी यदि हम लोग मान लेते हैं कि ए वाला साइड ले लिए, आपका एक साइड ए ले लिए, दूसरा साइड ए ले लिए, तो इसी के बीच का एंगल लेंगे। हर हमेशा जो दोनों त्रिभुज में जो भी साइड दोनों कंसीडर करेंगे उसी के बीच का एंगल ही लेना हमारे लिए जरूरी होगा। वही दोनों एंगल यदि बराबर हो जाएगा आपस में, ये दोनों दो साइड इसका उसके बीच का एंगल, दो साइड ए वाला सेकेंड त्रिभुज का है, फर्स्ट त्रिभुज मान लेते हैं, ये सेकेंड ट्रायंगल मान लेते हैं दूसरा त्रिभुज। तो ये दोनों में क्या है, यदि पहला का दो भुजा लिए तो उसी दो भुजा के बीच का कोण, जैसे देखिए बीच का कोण समझ में यदि ना आए तो हम लोग ए वाला जो ट्रायंगल ऐसे इस तरह का से बनता है, दूसरा ट्रायंगल हम लोग इस तरीका से बना लिए दोनों ट्रायंगल। तो हम लोग यदि ए वाला भुजा ले रहे हैं, एक नंबर में इसको ले रहे हैं और 2 नंबर में इसको ले रहे हैं, तो इसके बीच का कोण। यदि इसमें क्या कर रहे हैं कि 1 नंबर में ए भुजा ले रहे हैं, 2 नंबर में ए भुजा दिया हुआ है, तो इसके बीच का कोण।
यानी कि ये नहीं देखेगा कि हाँ ये इधर नीचे का कोण है इधर ऊपर का है, उससे हमको नीचे ऊपर से मतलब नहीं होता है। हर हमेशा जो होगा वह क्या आएगा मित्रों कि जो भी दो भुजा हम लोग कंसीडर करेंगे उसी के बीच का कोण इधर मान लेते हैं थीटा मान लिए, इसको हम लोग अल्फा मान लिए। तो थीटा का मान जो है अल्फा के बराबर होना चाहिए यदि दिया हुआ है तो, या फिर यदि ऐसे ही पूरा दोनों ट्रायंगल बना के हर एक का वैल्यू लिखा हुआ है, कोण का भी लिखा हुआ है, तो हम लोग मिलान करेंगे कि दो साइड के बीच का एंगल जो है ये दोनों साइड के बीच का एंगल या ये दोनों साइड के बीच का एंगल या फिर ये दोनों साइड के बीच का एंगल के बराबर है या नहीं है, तभी वो त्रिभुज साइड एंगल साइड कंडीशन के तहत सर्वांग आएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। चलिए तीसरा कंडीशन क्या होता है मित्रों कि एंगल साइड एंगल। तीसरा जो कंडीशन है एंगल साइड एंगल, जी इसी को लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं ए कंडीशन। यानी इसमें हो गया हिंदी में कोण भुजा कोण। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, तीसरा जो कंडीशन आया हमारा ए वाला कंडीशन कब भी आएगा, इसको बोल देते हैं हम लोग एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, इसमें क्या आ जाता है मित्रों कोण भुजा कोण। ध्यान दीजिएगा कोई भी दो ट्रायंगल ले लिए हम लोग, मान लेते हैं ए एंगल हो गया, ठीक, इसमें मान लेते हैं ए एंगल हो गया और हमारा ए एंगल हो गया, ठीक है। तो दो एंगल इसमें इसका ए θ1 θ2, ए साइड हम लोग मान लिए ए, यहां हो गया α1 α2, ए वाला मान लेते हैं एंगल हमारा सी हो गया। कोई भी दो साइड यदि है तो ये कोई जरूरी नहीं है, सॉरी इसके सामने का ही ए वाला आ जाएगा, ये नीचे का हो गया, ये ऊपर का साइड ले लिए, ये दो एंगल आ गया, ये वाला साइड आ गया, ये दो एंगल इसका साइड आ गया, ये वाला मान लेते हैं ये बी दिया हुआ यूनिट, ठीक। अब क्या करेंगे कि कोई भी दो एंगल, कोई जरूरी नहीं कि उसी के जो दोनों एंगल है उसी के नीचे वाला साइड होगा, कोई भी एक साइड यदि दूसरे त्रिभुज के दो एंगल और एक साइड के बराबर आता है तो हमारा क्या होता है, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। कौन साइड कौन के हिसाब से कि कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पे ए बी सी, ए त्रिभुज लिए, दूसरा ले लिए डी ई एफ। तो हम लोग इसमें सिंपल सा देखते हैं, क्या देखते हैं कि कोई भी यदि दो त्रिभुज है उसका दो एंगल आपस में बराबर हो गया, इसके सामने का एक ए बराबर आ गया साइड बी, यानी ए बराबर बी हो गया और θ1 का वैल्यू जो है α1 के बराबर है, ठीक उसी तरह θ2 का जो वैल्यू है वो α2 के बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में भी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग होगा। हो सके तो आपको ए वाला भी मान लेते हैं कि इसको हम लोग मान लिए यहाँ सी, यहाँ सी मान लिए और यहाँ पर मान लिए हम लोग डी। यदि ये दोनों भी आपस में साइड बराबर है तो भी सर्वांग होगा, यदि ए वाला साइड इसके बराबर आ गया तो भी सर्वांग होगा। ए एंगल दोनों बराबर है, इसमें ए एंगल बराबर है तो भी दोनों का सर्वांग आएगा। यदि दो कोण कोई भी और एक साइड, यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक साइड के बराबर आ गया
हर हमेशा कॉरस्पॉन्डेंस ही साइड लेते हैं, यानी जैसा जो वाला साइड जिधर साइड का इसका रहेगा उधर ही साइड का इसका भी आना चाहिए, सेकेंड वाले त्रिभुज में भी। ये जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, और यहाँ से भी अपने हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग का कि दो कोण, कोई भी त्रिभुज का मोटा मोटी मान लीजिए दो कोण है, और एक साइड जो है यदि दूसरे वाले त्रिभुज के दो कोण और एक साइड के बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है, सर्वांगसम होता है। चौथा कंडीशन जो हमारे पास आता है वह क्या आता है, चौथा जो कंडीशन है 4 नंबर में वो है RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस HYPOTENOUS हाइपोटेनस और साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, समकोण, उसके बाद कर्ण और उसके बाद भुजा। ये हमेशा एक कंडीशन जो है स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। मान लेते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा हमारा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो एक कोण तो दो राइट एंगल है तो समकोण तो दोनों में आएगा ही, यानी ये भी 90 डिग्री का आएगा और ये भी वाला भाई कोण हमारा 90 डिग्री का आएगा। ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ। ठीक है मित्रों, इसको A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम लोग D, E और इसको F मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें कि यदि राइट एंगल तो राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों सर्वांगसम कब होगा, कि जब दोनों में हम लोग को क्या मिलाना है कि इसका कर्ण जो है, इसका कर्ण, ये वाला को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसी को हिंदी में कर्ण भी पढ़ा जाता है। ये वाला भी जो सबसे बड़ी भुजा होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस क्या होता है या कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस TENOUS, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाइपोटेनस और एक कर्ण हो गया। ठीक है, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो ये जो हाइपोटेनस या कर्ण जो होता है वह सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस या कर्ण क्या होता है, दो समकोण त्रिभुज या कोई भी एक समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस उसी को बोलते हैं जो सबसे बड़ा भुजा होता है। इसमें ये हाइपोटेनस है, इसमें आपका ये हाइपोटेनस है। तो हर हमेशा दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, कि जब उसका एक का हाइपोटेनस दूसरे का हाइपोटेनस से बराबर होगा, साथ ही साथ कोई भी एक साइड ए वाला इसके बराबर हो जाए या ए वाला इसके बराबर हो जाए, ए वाला जो है आपका इसके बराबर हो जाए या इसके बराबर हो जाए। कोई भी एक साइड हाइपोटेनस, दो ही चीज इसमें केवल देखेंगे, चूंकि तीसरा समकोण जो है, तो दो समकोण त्रिभुज लेंगे तो समकोण एक 90 डिग्री का कोण होना अनिवार्य है। तो तीसरा ए वाला पहला पॉइंट बोलिए या तीसरा बोलिए, ए वाला मिलाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी इसमें भी 90 डिग्री का एक कोण है ही, इसमें भी 90 डिग्री का एक कोण होगा ही, जब भी दो समकोण त्रिभुज लेंगे तो हर हमेशा हम लोग क्या मिलाएंगे कि एक को हाइपोटेनस और दूसरा में कोई भी एक साइड दूसरे इसका कोई भी एक साइड के यदि बराबर हो गया तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का अर्थ एक बार फिर से बता देते हैं कि यदि एक इसका हाइपोटेनस इसका एक कोई भी साइड के बराबर आ गया, इसका हाइपोटेनस इसके बराबर हो गया और इसका ये साइड हम मान लेते हैं कि इसके बराबर आ गया, इसको हम लोग D मान लेते हैं लेंथ, यानी A बराबर D आ गया और हाइपोटेनस AC का बराबर जो है आपका EF मान लेते हैं, सॉरी AC के बराबर DF होगा, DF आ गया। तो इस केस में और 90 डिग्री का कोण यहाँ है ही, इसमें भी 90 डिग्री है, यानी समकोण के बराबर समकोण इसमें भी 90 डिग्री ऑलरेडी होगा ही होगा। तो यदि A के बराबर D आ गया, AC के बराबर DF आ गया, तो ये दोनों त्रिभुज जो होगा वो हर तरह से बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो तीसरा साइड बचेगा, यदि ये दोनों साइड कंसीडर किए
तो फिर ए वाला साइड जो होगा, मान लेते हैं इसको x, ए वाला साइड x हो गया और ए वाला y आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक x के बराबर y आ जाएगा। बचा हुआ जो दोनों एंगल होगा ये दोनों एंगल में बराबर हो जाएगा। एक एंगल आपका ये जो वैल्यू आएगा इसके बराबर आ जाएगा, ए वाला का जो वैल्यू आएगा इसके बराबर आ जाएगा, या ए वाला एंगल का वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा, ए वाला एंगल का वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा। यानी हर तरह से बराबर हो जाएगा, दोनों का एरिया भी बराबर होगा, दोनों का परिधि निकालेंगे, त्रिभुज का परिमिति निकालेंगे, पेरीमीटर, तो अभी क्या आ जाएगा हमारा, जिसको ये बोलते हैं अर्ध परिमिति जो बनाते हैं हम लोग निकालते हैं, यानी तीनों साइड को जोड़ेंगे तो भी हर तरह से बराबर आएगा, दोनों का बराबर आ जाएगा। यही 4 मुख्य कंडीशन है हमारा। हाइपोटेनस एक चौथा ये होता है, 3 को यहाँ ऑलरेडी बता चुके, चौथा ये होता है 2 त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए। उसके बाद आते हैं सिमिलर ट्रायंगल, किसको बोलते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जिसको समरूप त्रिभुज बोलते हैं। वो क्या चीज होता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही इजी है। क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल हिंदी में इसी को बोलते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, 2 त्रिभुज समरूप होता है, कब होता है, जब तीनों कोण आपस में, 2 त्रिभुज है मान लेते हैं, ए हो गया ABC, ए हो गया हमारा DEF, बड़ा छोटा भी हो सकता है इसमें, ए अल्फा मान लेते हैं, ए बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं हम लोग, एंगल का वैल्यू इसमें हम लोग मान लिए थीटा या फिर θ1, θ2 और ये हो गया θ3। 2 त्रिभुज समरूप होगा, यानी समान रूप का होगा, केवल सेम उसका दोनों का इक्वल होगा। मान लेते हैं कि ऐसे भी त्रिभुज दे दिए हम लोग, बड़ा छोटा बना दिए, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए एंगल को, तो ये जो दोनों होगा समरूप होगा, कब होगा, जब तीनों एंगल का वैल्यू यानी अल्फा बराबर जेड आएगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल, इसका शीर्ष का लिए तो इसका भी शीर्ष का लेंगे, या फिर उल्टा पुल्टा बना हुआ इधर का भी बराबर आ जा सकता है, अल्फा बराबर बाई भी आ सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए वाला एंगल ध्यान दीजिएगा, ए वाला एंगल के बराबर ए भी आ सकता है, ए वाला एंगल के बराबर ए भी आ सकता है, ए वाला एंगल के बराबर में ए भी एंगल आ सकता है, कोई भी कोण के बराबर होना चाहिए, अल्फा बराबर जेड हो सकता है। ठीक उसी तरह बीटा का वैल्यू x हम लोग मान सकते हैं, यदि बराबर हो गया, गामा का वैल्यू हमारा जो है वह y के बराबर आ गया, तो दोनों ट्रायंगल जो होगा समरूप होगा, यानी समान रूप का होगा, इक्वल इन शेप होगा, नॉट इक्वल इन साइज होगा। साइज दोनों का बड़ा छोटा हो सकता है, एंगल दोनों का यदि समान हुआ तो समान रूप का दिखेगा, टेढ़ा लंगड़ा कोई भी नहीं दिखेगा, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बराबर का एंगल पे रखा जाएगा दोनों, तो इसीलिए बोला जाता है कि समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज हमेशा कब होता है, जब तीनों कोण आपस में दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाए, कोई भी एक कोण बराबर, दो तीनों कोण किसी के भी बराबर, मान लेते हैं यहाँ अल्फा बराबर बाई भी हो सकता है, बीटा का वैल्यू जो है आपका यदि बाई हो गया, अल्फा बराबर बीटा बराबर x भी हो सकता है, और ठीक उसी तरह गामा का वैल्यू जो होगा हमारे पास वो z के बराबर भी हो सकता है। एक कोई जरूरी नहीं है कि जैसे त्रिभुज दिया हुआ यदि घुमाकर मान लेते हैं हम इधर से ऐसे बना दिए तो भी क्या होगा, तीनों एंगल मिलाना है कि नहीं, तीनों एंगल का वैल्यू जो है हमारा वो इस दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। दूसरा सबसे एक और इम्पोर्टेंट साथ ही साथ इसमें क्या पॉइंट होता है कि जितना भी सर्वांगसम त्रिभुज बताए हम लोग पढ़े अभी, तो जितना भी सर्वांगसम त्रिभुज होता है यानी कंग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है वह हमेशा समरूप त्रिभुज भी होता है, क्योंकि यदि हर तरह से दोनों त्रिभुज बराबर हो गया तो समान रूप का भी होगा, सिमिलर ट्रायंगल समरूप आएगा।
लेकिन जितना भी समरूप त्रिभुज है वह सर्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकता है। दैट इज इक्वल इन साइज नहीं होगा, इट इज ओनली इक्वल इन शेप होता है। समान आकार का समरूप त्रिभुज बोलते हैं और हर तरह से बराबर, समान आकार प्लस समान साइज, यानी कि उसका आकार के साथ साथ उसका जो हम लोग का मेजरमेंट लेते हैं, साइड हो गया, एंगल हो गया, हर तरह से यदि बराबर होगा तभी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन समरूप में क्या है, केवल हम लोग को एंगल मिलाना है कि नहीं, तीनों एंगल यदि बराबर है तो तीनों एंगल बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। यानी प्रत्येक समरूप त्रिभुज जो होता है हमारा, सॉरी, प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज जो होगा, लिख देते हैं पॉइंट, प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज, प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, एवरी congruent triangle will be a similar triangle। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए। एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विल बी ए सिमिलर ट्रायंगल, प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज होगा, लेकिन प्रत्येक समरूप त्रिभुज एक सर्वांगसम त्रिभुज नहीं भी हो सकता है। यानी एवरी सिमिलर ट्रायंगल may not be a congruent triangle। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में क्या लिखा है कि प्रत्येक समरूप त्रिभुज जो आपका है एक सर्वांगसम त्रिभुज नहीं भी हो सकता है। यानी कि हो सके कि हो भी जाए भाई, लेकिन यदि हर कोई जरूरी नहीं है कि समरूप यदि है तो सर्वांगसम भी होगा, लेकिन यह जरूरी है कि यदि वह सर्वांगसम है तो समरूप होगा ही होगा। इसमें यही बात केवल डिफरेंस होता है दोनों चीज में, और इसमें कोई बात नहीं है। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, कि ट्रायंगल कितना प्रकार के होता है। तो देखिए ट्रायंगल का जो डिवीजन किया गया है, सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, इस पर अध्ययन करते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले जो हम लोग ट्रायंगल का बंटवारा करते हैं वह क्या बंटवारा करते हैं, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, समझ गए बात, भुजा के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, भुजा के आधार पर हम लोग डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए। हम लोग समबाहु त्रिभुज क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए बी सी,
ये भुजा हम लोग का x है, ये y है, ये z है। यदि x बराबर y बराबर z हो गया तो इसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज को शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल का जो सिंबल है वो ऐसे ही लिखा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो ये समबाहु हो गया त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। तो पहला टाइप यही होता है। दूसरा टाइप क्या होता है? हम लोग के पास है आइसोलेस ट्रायंगल। दूसरा होता है हम लोग का समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलता है आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु, द्विबाहु का मतलब जिसमें दो भुजा ही केवल बराबर हो। अब इससे पहले शुरुआती दौर में भी बताए थे हम लोग कि जब दो भुजा बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु। मान लेते ये भुजा के बराबर है, इधर x है, इधर y है और ये वाला हमारा z हो गया। तो यदि x के बराबर y हो जाए या फिर बोलिए x के बराबर हमारा z हो जाए या फिर बोलिए y के बराबर z हो जाए, ठीक है, तो भी त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोलेस ट्रायंगल होगा। साथ ही साथ यदि ये दोनों भुजा बराबर हुआ तो ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर में आ जाएगा। यदि ये दोनों भुजा बराबर हुआ तो ये वाला कोण इसके बराबर में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज पर, इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी दो भुजा लेंगे उसके नीचे का दोनों कोण, सामने का दोनों कोण जो है आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि भुजा बराबर है इसलिए कोण भी बराबर पर ही आकर बैठेगा। ठीक है, एक पॉइंट और बताना आपको, पिछला में भूल गए कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होता है और जिसका मान जो है 60 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, यदि इसमें हम लोग एक मीडियन भी हो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। इसका तीनों माध्यिका भी आपस में बराबर होता है। तो इसी सबसे पहले इतना तक ही अध्ययन कीजिए अभी कि दो भुज समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है? जब कोई भी ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और देखिएगा कि मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ए भुजा जो है हमारा ए भुजा के बराबर होगा। चूंकि ए वाला जो थर्ड भुजा या किसी के बराबर में कभी भी नहीं होगा। जब कभी भी आएगा ये भुजा जो है ए दोनों से बड़ा ही होगा। बराबर में जब भी होगा तो ए वाला भुजा ए वाला, यानी लंब इसको बोलते हैं हम लोग, लंब और आधार ये दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस कर्ण जो है, कर्ण हमारा हमेशा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि आधार लंब से और आधार से कर्ण जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। समकोण को ही 90 डिग्री का कोण को ही समकोण बोलते हैं या फिर समकोण को 90 डिग्री का कोण मानते हैं। तो वही है समकोण जो है, एक समकोण का वैल्यू आता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो लंब जो है आधार के बराबर हो जाएगा। इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस केस में इसका नाम क्या आ जाता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए त्रिभुज ही लिख लीजिए, थोड़ा रुको। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इस केस में नाम इसका हो जाता है, यानी कि आइसोलेस, इसको इंग्लिश में आइसोलेस इसका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अभी चुपचाप बैठना, अभी 10 मिनट रुको ना। समद्विबाहु समकोण
त्रिभुज होता है। इस केस में इसका नाम, जब कब समद्विबाहु, जब एक कोण समकोण होगा, यानी दो भुजा तो बराबर है ही साथ वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये दूसरा टाइप हो गया आपका, एक स्पेशल टाइप है, इसको भी ध्यान में केवल बता दिए याद रखने के लिए। तीसरा जो त्रिभुज का प्रकार होता है वह क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, यानी स्केलेन ट्रायंगल, भुजा के आधार पर। ठीक है, तीसरा जो भुजा के आधार पर होता है वो विषम बाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं SCA, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा क्या हो, ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, यानी ये भुजा ए भुजा ए भुजा तीनों का मान भिन्न भिन्न आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, यानी A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ये तीनों आपस में यदि बराबर नहीं होगा तो इस त्रिभुज में, ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। हर हमेशा दो भुजा भी बराबर हो गया तो समद्विबाहु हो जाएगा, एक यदि तीनों बराबर हो गया तो समबाहु हो जाएगा, लेकिन यदि तीनों आपस में बराबर नहीं है, हर हमेशा एक मान लीजिए 11 है तो दूसरा 12 हो गया, तीसरा 15 हो गया, कुछ भी हो गया, कितना भी यूनिट आ जाए, तो हम हर हमेशा जब तीनों जो होगा आपका यदि बराबर नहीं आएगा तो हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजा का मान भिन्न भिन्न आए। साथ ही साथ स्केलेन ट्रायंगल का एक और प्रॉपर्टी होता है आपका, ठीक है, ये मान लेते हैं ये ऐसे हो गया, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा तिरछा है लाइन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया एक पॉइंट पे। अब इस एक प्रॉपर्टी इसमें और क्या पाया जाता है कि जो सबसे बड़ा भुजा है, देखिए सबसे बड़ा भुजा है तो इसका सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा, और A वाला आपका भुजा सबसे छोटा भुजा है तो इसका सामने का भी जो कोण होगा वो सबसे छोटा होगा। मान लेते हैं इसको थीटा, तो इसको मान लिए हम x मान लिए, यानी हर हमेशा विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा कोण होगा, और सबसे छोटी भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो सबसे छोटा कोण होगा। फिगर थोड़ा उल्टा पुल्टा भी रह सकता है, उससे कोई मतलब, साइड से उधर से, सबसे जो छोटी भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो सबसे छोटा होगा। आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कुम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में, यानी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र के बारे में। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, सब आपके लिए उपयोगी हुआ हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।